हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। आज हम बिलियन के चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। बिलियन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिलियन चैप्टर का, जो कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा है? बिलियन के अणुसंख्य गुण। बिलियन के कौन से गुण? बिलियन के अणुसंख्य गुण। जैसे कि डिफिनेशन या हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। बिलियन के अणुसंख्य गुण मीन्स कि अणु की संख्या। बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे गुण कौन से कहलाते हैं? बिलियन के अणुसंख्य गुण। इसके नाम से ही देखकर पता चल रहा है कि बिलियन के कौन से गुण? बिलियन के अणुसंख्य गुण। बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है। किसी अवाष्पशील विलेय, कंडीशन कौन सी आई बिलियन के अणुसंख्य गुण में? कि किसी अवाष्पशील विलेय, ऐसे विलेय होने चाहिए जो कि अवाष्पशील हो यानी कि वाष्पित ना हो। किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन में या के विलयन के वे भौतिक गुण, किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन तैयार किए गए, अवाष्पशील विलेय लिया गया और वाष्पशील विलायक लिया गया, उनके वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अब अणुसंख्य गुण के लिए कंडीशन कौन कौन सी आई? कि विलेय अवाष्पशील होना चाहिए और जो विलायक लिया गया वाष्पशील लिया गया है। अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने के बाद विलयन तैयार होगा, अवाष्पशील विलेय का विलयन बनेगा। अवाष्पशील विलेय लिया गया है जिसका विलयन तैयार किया जा रहा है। विलयन के वे भौतिक गुण, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या किस पर निर्भर कर रहे हैं? जो मिलाया गया अवाष्पशील विलेय है उसकी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किस पर निर्भर करते हैं? मूल प्रभाज पर। किसके मूल प्रभाज पर? विलेय के मूल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुण या अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब देखते हैं कि विलयन के अणुसंख्य गुण होते कौन कौन से हैं। विलयन के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनके गुण जो है अवाष्पशील विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। तो पहला उसमें आता है परासरण दाब। परासरण दाब आएगा विलयन के अणुसंख्य गुण में। दूसरा कौन सा गुण आएगा? वाष्प दाब का अवनमन। तीसरा आता है क्वथनांक का उन्नयन। चौथा आता है हिमांक का अवनमन। परासरण दाब को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। वाष्प दाब का अवनमन होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्वथनांक का उन्नयन होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट आता है हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये चार थे विलयन के अणुसंख्य गुण। तो अणुसंख्य गुण होगा कौन सा? कि अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय से तैयार किया गया विलयन होगा जिसका गुण यानी कि जो अणुसंख्य गुण भी है वो क्या है? विलयन का एक भौतिक गुण है। विलयन का भौतिक गुण होता है जो किस पर निर्भर करता है? विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण विलयन का अणुसंख्य गुण कहलाएगा। अब अणुसंख्य गुण याद रखने के लिए तीन मेन पॉइंट्स आ गए कि अवाष्पशील विलेय होना चाहिए, विलायक वाष्पशील होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जो है विलयन तो तैयार किए गए हैं, ये किस पर डिपेंड करेंगे? विलयन के जो अणुसंख्य गुण हैं वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? कणों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करेंगे। फिर उसमें आता है कि इसमें के गुण कौन कौन से गुण ऐसे होंगे जो विलयन के अणुसंख्य गुण कहलाएंगे, या उनके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो पहला आता है परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा आता है हिमांक का अवनमन। तो अब हम आइए देखते हैं कि परासरण दाब होते क्या हैं। परासरण दाब पढ़ना है। परासरण दाब पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज जानना पड़ेगा? परासरण। परासरण की क्रिया क्या होती है या परासरण क्या होता है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हम परासरण दाब को नहीं जान सकते कि
परासरण दाब क्या होता है, क्योंकि पहले परासरण होगा और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब ही परासरण दाब होगा। तो परासरण होता क्या है कि परासरण की एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रम है जो होता है, स्वतः होने वाला प्रक्रम है। जब शुद्ध विलयन और विलायक को, कोई एक विलायक लिया गया, मान लीजिए कि हम वाटर लिया जा रहा है, इसमें शुद्ध विलायक के रूप में, उसमें शुगर मिक्स की गई, चीनी मिक्स किया गया, विलयन तैयार कर लिया गया। अब दोनों को कंटेनर बना लिया गया, एक कंटेनर लिया गया, एक साइड में शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी साइड में सॉल्यूशन लिया गया है, सॉल्यूशन है, फिल किए गए हैं, और ये पार्ट डिवाइड है। अब ये डिवाइड करने वाला पार्ट कौन सा है, इसी को बोलते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली या एसपीएम। एसपीएम बोला जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिया गया एक पात्र में, इसको अलग किससे किया गया, एक झिल्ली ली गई है और जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, कैसे इसका यूज किया जा रहा है परासरण की क्रिया में। तो अर्धपारगम एक प्रकार की झिल्ली होती है जिसका काम क्या होता है कि वो अपने में से होकर विलायक के अणु को तो एक ओर से विलायक के होंगे, जो विलायक होंगे उनके अणुओं को एक ओर से दूसरी ओर जाने देगी, लेकिन विलय के अणुओं को एक ओर से दूसरी ओर यानी कि अपने में से होकर पार नहीं होने देती। एक प्रकार की ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणु को अपने से होकर एक ओर से दूसरी ओर जाने देगी, लेकिन विलय के अणुओं को नहीं, वो ही झिल्ली क्या कहलाएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा एसपीएम का, अर्धपारगम्य झिल्ली का? तो जंतु झिल्ली हो सकती है, अंडे की झिल्ली हो सकती है, बकरे का मांस हो सकता है, या नॉर्मली हम लोगों ने देखा होगा किशमिश होती है, उसमें जो उसके ऊपर की लेयर होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये सभी तो प्रकृति रूप में पाए जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली थी। कृत्रिम रूप में पाए जाने वाली सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ये है अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि कैसी है, कृत्रिम है, कृत्रिम रूप से बनाई जाने वाली झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है। जंतु झिल्ली हो गया यानी कि बकरे का अमाशय की जो झिल्ली होगी या अंडे की झिल्ली होगी, और किशमिश के ऊपर की जो लेयर होती है वो सभी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है।